अदर नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बजे के खास प्रोग्राम में हम कुछ बड़े मामला पर नज़र रखते हैं और आज भी हम बड़ा मामला लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों को बड़ी उम्मीद थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे, बहस की जा रही थी, सरकार की तरफ नज़र थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बयानात का इंतज़ार रहता था कि ये स्टेटहुड कब आएगी। लेकिन स्टेटहुड के हवाले से आज मरकज़ी अक़लीती के वज़ीर किरण रिजिजू ने एक श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान भी देते हुए सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि टाइम लाइन तो है नहीं, यूँ कह सकते हैं कि 370 हैज़ नो कैलेंडर, आम तौर पे यही कहा जा सकता है। और उन्होंने आज श्रीनगर में बताया कि मरकज़ी सरकार ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बहाली का वादा तो किया है, लेकिन कब करेंगे ये ना वो बता रहे हैं ना हम बता सकते हैं। तमाम उन्होंने बताया इस पर बात ही क्या करनी, मैं तो यहाँ सिर्फ बजट के लिए आया हूँ, इस पर बात नहीं करें। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक सनसनीखेज़ खुलासा किया और इस सनसनीखेज़ खुलासा करते उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये सबसे ज़्यादा जायदाद जो है मुसलमानों के वक़्फ़ के पास है और ये फिर इस वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये जो वक़्फ़ तरमीमी बिल लाई जा रही है, इसका मुद्दा मकसद जो सरकार के इस वक्त है वो मुसलमानों से कुछ छीना नहीं, बल्कि इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लाना है। तमाम उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी जिसकी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, इसके साथ साथ नीतीश कुमार, जेडीयू बिहार की, ये दो पार्टियाँ, ये बीजेपी के साथ अलायंस में, इसके अलावा भी कुछ या यूँ कहीं उनके लफ्ज़ कई मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट उसकी इस बिल में हिमायत कर रहे हैं। और इस बिल में हिमायत करना सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, रोंगटे खड़े का हो रहे हैं, क्योंकि वक़्फ़ तरमीमी बिल जो है, लफ्ज़ मुसलमान वो इस चीज़ को इससे कोसों दूर भागता है और कोई भी इस मामले में ऐसी मुसलमान इस मामले में कोई सामने नहीं आ सकता है। तो फिर जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान एमपीज़ की तादाद देखी जाए तो वो 24 एमपीज़ हैं। इन 24 में ना जेडीयू में कोई मुसलमान है, ना टीडीपी में मुसलमान है, ना बीजेपी में कोई मुसलमान है। ये 24 के 24 एमपीज़ मुख्तलिफ दूसरी पार्टियाँ, जिनमें 7 कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी से 4 हैं, तृणमूल कांग्रेस के 5 एमपीज़ हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 एमपीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमपीज़ हैं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, वो उनका 1 एमपी है। और फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ यहाँ 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनमें इंजीनियर रशीद जो है नॉर्थ कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, और मोहम्मद हनीफ़ा जो है लद्दाख से जिनका ताल्लुक़ है। और मोहम्मद हनीफ़ा के बारे में आमतौर पर बताया जाता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और मोहम्मद हनीफ़ा कट्टर मुसलमान माना जाता है। तो ये सब कुछ होते हुए इस तरह का बयान जो है, इससे कई मुलाजमी, कई लोगों के रोंगटे खड़े हुए हैं। और ये इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए खड़े हुए हैं कि ये बयान, जहाँ एक तरफ ना बीजेपी के पास अक्सरियत है, वो लोकसभा में बिल अपनी अक्सरियत के दम पे पास कर सकती है, लेकिन ये बयान के हमारे साथ मुसलमान एमपी भी हैं, कहना क्या चाहते हैं, रिजिजू क्या बताना चाहते हैं। राज्यसभा में दूसरा मामला आएगा, राज्यसभा में बीजेपी के पास 97 के आसपास ही मेंबरान है और उसके बाद वो देखा जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट वही है। ये एक मुद्दा तस्वीर का। लेकिन अब ज़रा दूसरी तस्वीर के रुख पर चलते हैं। 5 अगस्त हुआ, 5 अगस्त 2019, और 2019 के बाद दूसरा मामला आया और दूसरे मामले में जम्मू कश्मीर के हालात बदले। 1 लाइन गवर्नमेंट चली, उस 1 लाइन गवर्नमेंट के दौरान बहुत कुछ झेला भी गया। फिर लोगों को नज़र आए, इंतखाबात बताए, इंतखाबात होंगे, और सब ने कहा इंतखाबात इंतखाबात इंतखाबात। बताया जाने लगा कि सब कुछ बदलेगा इंतखाबात के बाद, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, हमारा सब कुछ अपना होगा तो फिर बदलेगा। लेकिन वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, लोगों ने बड़ी तादाद में बाहर निकले और इंतखाबात के बाद आज एक बार फिर वही फैसला आया, जिसमें आज एक बार फिर 3 मुलाजमीन को सरकारी नौकरी से बरतरफ करने के एलजी ऑफिस से आज अहकामात भी हुए। आज बरतरफ किए गए जो मुलाजमीन हैं, उनमें एक पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा महकमा जंगलात से है, और तीसरे का ताल्लुक़ जो है मोहम्मद अशरफ भट्ट, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। और इन तीनों को मुल्क दुश्मनी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है और इन्हें आईन के आर्टिकल 311 क्लास 2 सब क्लास सी के तहत
बग़ैर किसी इंक्वायरी के बताया जाता है कि उन्हें बरतरफ किया गया। बताया गया कि ये कौमी सलामती का मामला है, इसलिए फौरी इस पर अमल दरामद होना चाहिए। आमतौर पे श्रीनगर में, आमतौर पे वादी कश्मीर में पूछा जाता है कि बरतरफ जो करने हैं उनको करते नहीं हो। सबसे बड़ा मुआशरे का नासूर कैंसर जो है वो हमारा जो मनशियात वाला है, सबसे बड़ा कैंसर है वो करप्शन वाला है। जो करप्शन करता है उसको बरतरफ नहीं करते, उसको सब कुछ सुनने का हक है। वो हर जुडिशल तक जा सकता है, हर अदालत तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अदालत तक नहीं जा सकता है। और ये मामला जो है सुनवाई का हक नहीं है। और वाकई में क्या ये मुल्क दुश्मनी में मुलविस है? कोई डोजर ऐसा है जिस पे बताया जा सकते, वरना सब कुछ पुलिस के ही बयान पे किसी को इस तरह के मामलात में बगैर पूछे जो कश्मीर में चलता आ रहा है वो सब कुछ अभी भी चलता है। और इसी पर आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी खामोश ही हिसाबन दिखाई दिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये सही नहीं हो रहा है और मुलाजमीन को अपनी सफाई का मौका देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला, और उन्होंने आज जहां वक्फ तरमीमी बिल पर भी बात की, वहीं उमर अब्दुल्ला ने आज इस मामले को लेके बताया कि ऐसे मामलात जो हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। और इन मामलात पे उनका ये भी कहना था कि हमारे यहाँ जो ये जो सब कुछ हो रहा है इससे हमें एक मनफी जो इमेज है वो बाहर जा रही है। ज़रा उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा। इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए, तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है। और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकता, फिर जो कदम उठाने उठा लीजिए। ये वो मामला जिस पे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी बता रहे, लेकिन एक तरह से बेबसी इख्तियार किए हुए हैं, बेबसी जता रहे हैं, क्योंकि वो सीएम हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो एमएलए हैं, उनको बात बतानी है, बतानी उनको तक बात पहुंचानी है। और ये जो मामला है जहाँ एक तरफ से लोगों ने वोट दिए, पब्लिक गवर्नमेंट हुई, और जहाँ लोग ये कहते हैं कि जो करप्शन में है उनको कुछ नहीं किया जाता है, उनको 4-5 दिन जेल, उसके बाद वो प्राइज पोस्टिंग में। लेकिन ये जो मामला है, जो सबसे बड़ा नासूर जो है, उस पर कुछ नहीं इन मामलात पे लेके उन लोगों को जिन्हें सुनने का हक भी नहीं। ये एक सवाल है और इसी सवाल को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी आज तशवीश का इज़हार किया। और महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे को लेकर आज ट्विटर किया और बताया कि 2019 से सरकारी मुलाजमीन, ये मीरवाइज़ का ट्वीट है, मीरवाइज़ ने भी अपने ट्वीट में इस मामले को आमराना करार दिया। और मीरवाइज़ ने बताया कि आस्ता आस्ता सभी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियों से निकालना जो है वो सरकार चाहती है। और ये जो सरकार है ये कहीं क्रैक डाउन करना चाहती है। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कल पुलिस ने श्रीनगर में कुछ जो बुक सेलर से उनकी दुकानों पे छापे भी मारे थे और उस दौरान कुछ मवाद जो है उसको ज़ब्त किया गया था। उसके बारे में पुलिस ने बताया था कि ये वो मवाद है, ये वो मवाद है, तो उसी मवाद के हवाले से आम तौर पे बताया गया। और कल लोगों ने भी बताया कि इस्लामिक लिटरेचर को ज़ब्त करना, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की। और ये मीरवाइज़ ने अभी आज ये मुद्दा उठाते हुए बताया कि आखिर क्या सभी मुलाजमीन को यहाँ से नौकरियों से निकालना है, लोगों को इस न्यायालय तक पहुँचाना है, और साथ साथ में उन्होंने बताया कि किताबों पर, कुतुब फरोशी पर कार्रवाई करना, ये क्या मामला है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और बताया कि आज तो इंटरनेट का ज़माना है, वर्चुअल दुनिया का ज़माना, जिसको पढ़ना होगा इंटरनेट से भी पढ़ लेगा, जिसको कोई भी मटेरियल पढ़ना होगा उसको मिलेगा। तो ये किताब उठाना, परेशान करना, ये कौन सा मामला। और इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी आज ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 2019 से सरकारी मुलाजमीन की जो बरतरफी मनमानी वाला मामला जो है ये बन चुका था, लेकिन अब हैरान कुन तौर पर उन्होंने बताया कि मुंतखब सरकार के होने के बावजूद ये सिलसिला बिला रोक टोक जारी है। और मौजूदा सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए अपने ट्विटर में लिखा कि मौजूदा सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयों को ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन उम्मीदें वाबस्ता तो लोगों ने की थी, तवक्का की जा रही थी कि कुछ आराम मिलेगा, कुछ रिलीफ होगा, लेकिन आखिर ये क्या है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। अब चलिए नाज़रीन ज़रा बजट की बात भी करते हैं। प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला मार्च 3 से बजट जो होने जा रहा है और इस बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी उम्मीद है। इकबाल तरंबू हमारे बैंकिंग सेक्टर पर आज सवाल उठा रहे थे और बैंकिंग सेक्टर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक के हिचकोले खाने का सिलसिला भी जारी है और दूसरे बैंक से भी जम्मू कश्मीर की आवाम को
नुकसानात ही कराए जाते, फ़ायदा देने का सरकारी सतह पे कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और इकबाल तंबू पीडीपी के सीनियर लीडर ने बताया कि हमने बड़े महादे किए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हमारी सलाहियत है उसको हमने नुकसान किया है, उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर उनने बताया कि हमारी ज़मीन और वसाइल जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ नहीं है। लेकिन अब बजट जो है, इससे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम जो कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है, बेरोज़गारी है, तो यहाँ जो ये बजट है, ये माली बजट जो पेश होना चाहिए, इक़्तिसादाती बजट होना चाहिए, मुराद का बजट होना चाहिए। ये इकबाल तंबू ने श्रीनगर में बताया। और उन्होंने बताया कि कर्ज़ों की सहूलियात बाकी मुल्क के बराबर होनी चाहिए। जिस तरह वन नेशन वन थ्योरी है, वही बैंकों की पॉलिसी में जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के बराबर कर्जे नहीं दिए जाते हैं, रोज़गार के वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। 200 यूनिट बिजली पर भी उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे सवाल हैं, उन पर बात की जानी चाहिए। ये मोहम्मद इकबाल तंबू थे। लेकिन एक और मुद्दा भी है जम्मू कश्मीर का, और ये है उम्मुल खबाइस का। उम्मुल खबाइस हमारे बहुत से नाजरीन या बहुत से नौजवान हैं वो नहीं जानते होंगे उम्मुल खबाइस क्या है। तो खबाइस खबीस से निकला हुआ है। तो खबीस आपको बताते चलूँ कि खबीस किसको कहते हैं। जानते होंगे, अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा खबीस। तो उम्मुल खबाइस यानी खबीस की माँ, वो शराब को कहा जाता है। आमतौर पर तशबीह जो है शराब से दी जाती है। तो इसी शराब को लेके एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शराब को लेते हुए आपको बताते चले 3 दिन कबल पीडीपी के एमएलए कुपवाड़ा मीर फयाज ने जम्मू कश्मीर के असम्बली में एक बिल प्रेजेंट किया, असम्बली सेक्रेटरी को भेजा। और उस बिल में उन्होंने बताया, प्राइवेट मेंबर बिल था, इसमें उन्होंने बताया कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। फयाज मीर का नाम आते ही लंगेट के इंजीनियर खुर्शीद अहमद शेख, वो जो एमएलए वहाँ के, उनने भी यही बिल जो है इसके साथ 2 और पॉइंट्स भी उठाए, लेकिन इस बिल को जमा करवा दिया। 2 बिल और साथ में थे। अभी इंजीनियर खुर्शीद अहमद का बिल आना था कि श्रीनगर से एहसान परदेसी जो सनवार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, उन्होंने भी यही बिल असम्बली में लाया और बताया कि शराब पर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पाबंदी। और तीनों मेंबरान असम्बली ने गुजरात का हवाला दिया, वहाँ पे पाबंदी है, हवाला दिया बिहार का, वहाँ पे पाबंदी है, पार्सल पाबंदी है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों नहीं, जबकि ये 99% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो इसी चीज़ को लेके सवाल बाज़ार में थे, गली नुक्कड़ पे थे, गश्त हो रही थी। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और विवाद श्रीनगर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये सयाहत के साथ जोड़ के देखी जा सकती है शराबबंदी। और इस शराबबंदी को बंद करना जो है, इस तरह से बंद करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा टूरिज़्म सेक्टर है वो इसी पे के साथ जुड़ा हुआ है। ये शराबबंदी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का बयान था। लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिलाते चलूँ, आम तौर पे शहर में आज बात जैसी थी कि सिंसियर कोई नहीं है, ना ही पीडीपी के मीर फयाज इस हवाले से सिंसियर हैं, ना ही शेख खुर्शीद है, ना ही वह श्रीनगर के एहसान परदेसी। और लोग यही बता रहे थे कि 2014 में तब के एमएलए एडवोकेट अब्दुल्ला खान जो लोलाब से जिनका ताल्लुक़ है, वहाँ के एमएलए थे, तब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 13-14 में। तो तब उन्होंने ये बिल जम्मू कश्मीर के असम्बली में लाया था। इस असम्बली में बिल को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बहस के लिए तब स्पीकर ने इसको प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जो कि तू रद्दी की टोकरी में बिल गई। उसके बाद 2016-17 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी की, लेकिन 1-2 एमएलएज ने हाथ पैर खड़काना शुरू कर दिए थे कि इस पे पाबंदी पे बिल लाना चाहिए कि पीडीपी सरकार। लेकिन हसीब द्राबू तब वज़ीर ख़जाना थे, और हसीब द्राबू ने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि इससे तो जम्मू कश्मीर की इकानमी जुड़ी है। तब 70 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया था सालाना टैक्स स्टेट को मिलता है, तो इसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो तब चुप्पी हो गई। आज की डेट में भी ऐसा ही है। बताया जाता है कि मीर फयाज कुपवाड़ा से अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश है। तो उनकी भी एक कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, किस तरह से घेरा जाए, कोई भी मौका नहीं छोड़ना, तो उनका है। खुर्शीद शेख वो भी अपोजिशन के एमएलए हैं, आईआईपी से उनका ताल्लुक लंगेट से है, तो वो भी अपोजिशन के एमएलए हैं। तो उनका भी यही था कि सरकार को कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे खड़ा किया जाए। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने बिल लाया। इसके साथ साथ एहसान परदेसी के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एहसान परदेसी ने फिर क्यों बिल लाया। तो बहुत से लोग इसका जवाब ये भी दे रहे हैं कि क्रेडिट हासिल करने के लिए, कहीं पीडीपी क्रेडिट हासिल न कर ले, कहीं जो एआईपी है वो क्रेडिट हासिल ना कर ले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती रहे। तो यूँ एहसान परदेसी को भी हुक्म हाकिम हुआ कि भाई ये जाइए डालिएगा बिल, और फिर पीडीपी भी क्रेडिट नहीं ले सकेगी एहसान परदेसी के इस बिल के बाद। एआईपी भी नहीं, सब बताएंगे कि इस हमाम में सब बराबर हैं। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के इस बयान के बाद माना यही जा रहा है कि सिर्फ क्रेडिट की बात है, कोई सीरियस नहीं है
क्योंकि सालाना 2000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर की रियासत को टैक्स मिलता है और जम्मू कश्मीर में बहुत कम शराब इस्तेमाल की जाती है। शराब का सबसे ज़्यादा जो खपत है वो जम्मू सूबे में मिलती है और शाम गए जम्मू सूबे का अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, आपको कहीं न कहीं गली में, नाली में, नुक्कड़ पे कोई आदमी पड़ा हुआ ज़रूर मिलेगा, बकवास करता हुआ ज़रूर मिलेगा और उस बकवास के करने से आप समझ जाइएगा कि वो अपने होश में नहीं है। जम्मू में भी लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इवन बीजेपी के सीनियर लीडर ने भी इस मुखालफत की है, शिवसेना भी कर रही है और जम्मू में ख़वातीन बाज़ाब्ता तौर पर मुजाहरा करती रही है कि कम अज़ कम इस शराब की वबा से नजात दिलाई। ताहम आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख इमरान अंसारी, माफ़ कीजिएगा, इमरान अंसारी ने भी शराब की पाबंदी के हवाले से अपने एक बयान में बताया कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स इसके हक़ में होना चाहिए कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उनके बकौल इसने घरों के घर उजाड़ दिए हैं और जो लोग, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है, जिनने इसे सियासत के साथ जोड़ा है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर की सयाहत जो है वो शराब के साथ ही बढ़ी है? शराब के बगैर उसके पाँव नहीं खड़ा हो सकते और शराब हमें मज़हब इजाज़त नहीं देता। तो जिस चीज़ को मज़हब में हराम करार दिया गया है उसको हम पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर सूद से लेकर दूसरे कई और मुद्दे उनको भी हलाल किया जा सकता है, उनको भी हलाल करार दिया जा सकता है। इमरान रज़ा अंसारी जो उन्होंने डाली है असेंबली में, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बिल है और न सिर्फ मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से अगर आप देखें, ये जो बुरी चीज़ें हैं, जो ये बुरे आदत हैं, ख़ास तौर पर जो ये अल्कोहल है, देखिए इससे बहुत सारे घर उजड़ गए हैं और इस वक्त भी बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं। आप अगर अब इस्लामी तनाजुर में देखें तो इस्लाम में तो इसको पूरी तरह से हराम डिक्लेयर किया गया है और ये हराम काम है। मैं चाहता हूँ कि ये हराम है, इस्लाम में पूरी तरह से इस पर पाबंदी है। जो चीज़ भी आपको होश हवास से बेगाना कर दे, जो चीज़ भी आपको अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी, दूसरों में तमीज़ करना, फ़र्क करना ना बताए, वो हराम है। तो ये तो मुकम्मल तौर पे हराम है, क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी को कभी एहसास ही नहीं रहता कि वो सामने किस के बैठा है, किस से बात कर रहा है। न उसका दिमाग काम करता है, न उसके बॉडी के बाकी हिस्से काम करते हैं। तो ये शराब पे पाबंदी की बात जो की जा रही है, इसको उस तरह से भी देखा जाता है। लेकिन अब ज़रा एक और मुद्दे पे चले। आयुष्मान भारत यहाँ गरीब का इलाज हुआ करता था, मरकज़ी सरकार की बड़ी स्कीम थी और स्कीम से आम तौर पे लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर्स, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट बाकी हैं, अब इस आयुष्मान भारत को लेकर बहुत ज़्यादा नालान भी हैं। और आज श्रीनगर में लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, सरकार को एक तरह से धमकी भी दी कि ये जो मामला है इस पे हम सरकार को, एक तो पहले ही सरकार ने परेशान कर रखा था, अब ये नया परेशान है। सीधा इस मामले को लेकर हम डॉक्टर अब्दुल मजीद के पास, अब्दुल मजीद वानी के पास चलते हैं कुपवारा से और जानते हैं कि क्या है सूरत-ए-हाल इस आयुष्मान भारत की। डॉक्टर वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहे थे, ज़रा नाज़रीन हमारे को बताइएगा आयुष्मान भारत से क्या परेशानी हो रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे कि आपने कहा, ये जो गोल्डन कार्ड स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है, ये पुअर फ्रेंडली स्कीम है। इससे हमारे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। जब से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से दिस ए गिफ्ट टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि मुफ्त इलाज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन हमने कोई, जो आपने इसमें कहा कि कोई धमकी नहीं है, एक अपील की सब प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी को, इंतजामिया को और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को अपील की, दर्दमंदाना अपील की कि ये इस स्कीम की वजह से गरीब लोगों को कैसे फायदा पहुंचा है। आप पीर पंचाल की बात लीजिए, आप कुपवारा के फारफलंग एरियाज को लीजिए, कुलगाम लीजिए, कोकरनाग लीजिए। नहीं, नुकसान क्या है? नहीं, सरकार ने कुछ ऑपरेशन किया कि प्राइवेट में नहीं होंगे, छोटे मोटे ऑपरेशन है, उनसे क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि अगर जो मेन सर्जरीज हैं जो बहुत कॉमन है, ये जो गॉलस्टोन डिजीज या हेमराइड्स हैं, ये दुनिया भर में कॉमन है। तो कश्मीर में भी ये बहुत तकलीफ बहुत पाई जाती है। आप गरीब को भी ये तकलीफ होता है, अमीर को भी ये तकलीफ होता है। क्या हो जाएगा इस स्कीम को जब हम इसको प्राइवेट सेक्टर में से निकाला जाए तो पब्लिक सेक्टर में पहली वहां पर लाइन लगी होगी, पहली डेट दिए जाएंगे, तो गरीब को कोई एक्सेस नहीं है
कि प्राइवेट सेक्टर में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इस स्कीम की वजह से इस गरीब को इस सर्जरी को वक्त पर हो जाती थी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। देखो गॉलस्टोन डिजीज से की वजह से पैनक्रेटाइटिस हो गया तो मर गया, कोलिंजाइटिस हो गया तो उसकी खराबी, बहुत सारी अमवात भी हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस। इस तरह एपेंडिसाइटिस से आप हमने देखें कि बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं। एपेंडिसाइटिस को भी इससे बाहर रखा गया है पहले ही डॉक्टर साहब, एपेंडिसाइटिस को भी बाहर रखा गया है। जाएंगे, मेरी बात सुने, जब पहली वहां से डेट दिए जाएंगे और इन प्रोसीजर्स को निकाला जाए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, आप कुपवारा की बात करें, हमारे हॉस्पिटल में 5 थिएटर हैं, 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, इस तरीके से अनंतनाग में है। सो प्राइवेट सेक्टर बहुत सहारा देता है ऐसे पेशेंट को कैटर करने में। इन्हीं पेशेंट्स को जब इन गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, जो सर्जन वहां पर ऑपरेट करते हैं या जो भी वहां पर हो, उनको बताया जाएगा कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, उनको पुश किया जाएगा फॉर द कैश पेमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। सो द पोर विल सफर, दोज हु आर इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड आर इन द सिटी, they will have the access and they will get the treatment if these procedures are removed. Second thing, जो employment generate हो रही है, जो रोजगार पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 60% ऑफ द सर्जरीज यही हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो रोजगार दे रहे हैं, वो कम हो जाए। जब सेहत हो तो सब कुछ हो। एवरी सिटीजन का राइट बन जाता है, हर सिटीजन का राइट बन जाता है कि इक्वल हेल्थ केयर मिले। So because of this gift from the parents of India, government of India, the poor were eligible to enjoy the best infrastructure, the best facilities and timely intervention, and thousands of lives have been saved. डॉक्टर वानी साहब, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। डॉक्टर वानी साहब, मुझे इजाजत नहीं दे रहा, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट हमने ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त 9:30 बजने को हैं, वक्त आप इजाज़त नहीं दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बताते चले, सरकार ने आयुष्मान भारत की जो स्कीम थी, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरीज वगैरह की जांच थी, उनमें से बड़े जो कुछ ऑपरेशन हैं, जिनमें हेमोराइड है, जिनमें गाल स्टोन है, और कुछ डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अपेंडिसाइट्स एक मजबूरी है, वो किसी भी हालत में करवाना है, क्योंकि कश्मीरी में आमतौर पर डॉक्टर साहबान बताते हैं कि अपेंडिसाइटिस में अगर वो आंत फट गई तो इलाज ही नहीं है, फिर तो मरना ही है। तो उसका प्रायोरिटी पे डॉक्टर साहबान इलाज करते, वो इमरजेंसी है, उसको भी प्राइवेट सेक्टर से निकालने का ऑर्डर निकाला है कि ये सब जो होगा सरकारी अस्पताल में होगा। और सरकारी अस्पताल में गरीब को डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगती रहेगी। अमीर को लगेगी तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाके पैसों से करवा लेगा। लेकिन सरकार जो है, जो ये पैसा सरकार, मरकज़ी सरकार दे रही थी, अब इसे जो मरकज़ी सरकार ने पैसा बताते वाइंड अप नहीं किया, जम्मू कश्मीर की सरकार वाइंड अप करी है, तो इसके पीछे की कहानी जो है आम लोगों को समझ से बाहर है। आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर में इतना ही। आपको याद दिलाते चले, दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हमारे स्पॉन्सर्स लज़्ज़त मसाले। आज इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।